बच्चों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, जैसे आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जाए, जेई हो जाए, नीट हो जाए या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएं, आप उन एग्ज़ाम्स में अपने टेस्ट पेपर में हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पाएं जो कि ग्राफिकल बेस्ड होंगे। ग्राफिकल बेस्ड होने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ को देख के किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ग्राफ बेस्ड जो प्रॉब्लम है ये बेहद आसान हो सकते हैं आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि आपके जो जेई या नीट के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें हर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आप बड़ी आसानी से 3 गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ 2 बातें पता हों। द फर्स्ट वन इज़ द एरिया अंडर द कर्व और ग्राफ। आपको जो भी ग्राफ दिया है उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते आपको आना चाहिए और ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के एरिया के फॉर्मूले याद हैं, जैसे कि सर्कल का एरिया, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो अगर आपको इन स्टैंडर्ड शेप्स के एरिया के फॉर्मूले याद हैं तो एरिया अंडर कर्व को फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम में एरिया अंडर कर्व के साथ साथ स्लोप की भी बड़ी ज़रूरत होती है और आज का जो हमारा लेक्चर है हम बात करेंगे स्लोप्स के बारे में इन वेरी डिटेल। So, मैं हूं आपका अनित सर and I welcome to all of you in this third lecture of mathematical tools. So let's begin it. So आज की जो हेडिंग है आप डाल सकते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे। नाउ सपोज मेरे पास एक प्लेन है, दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन और इस एक्स वाई प्लेन पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये एक लाइन है, सो दिस इज अ लाइन, लेट मी नेम दिस लाइन ए बी। मुझे इस लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करना है। सो जरा ध्यान से समझिएगा कि स्लोप हम किसी लाइन का कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये लाइन ए बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस, सिंपली इस एक्स एक्सिस को वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं सपोज पी। सो दिस लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन पॉइंट पी पर अपने आप को इमेजिन करे तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट पी से जो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है वो कौन सी है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो आपको करना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि यहां पे एक्स एक्सिस है, अपनी पेन की टिप को रखना है पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड पे पेन की टिप को रखें और फिर आप एक एंगल मेजर करना है आपको। वो एंगल जो ये लाइन किसके साथ बनाएगी, एक्स एक्सिस के साथ। तो पेन की टिप को एक्स एक्सिस पर रखें ऑन द पॉजिटिव साइड और एक एंगल मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको इस एंगल का टैन लेना है। तो टैन थीटा जो होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्लियर? क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि यहां पे एक्स एक्सिस है, पेन की टिप को रखेंगे और एंगल को मेजर करना है, वो एंगल जो लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। और एंगल को मेजर कैसे करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंगल को मेजर करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगल इज असाइंड पॉजिटिव मेजर। क्लियर? सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास एक और लाइन हो, ये एक दूसरी लाइन है और ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये पॉइंट Q है और मुझे इस लाइन का अगेन स्लोप फाइंड करना है, तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जो डायरेक्शन होगी, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस विल बी द नेगेटिव डायरेक्शन। तो मैंने क्या बताया आपको, पेन की टिप को ऑन द पॉजिटिव साइड रखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस की तरफ, और आपको एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गई आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मेजर में, और ये एंगल अगर बोल दूं सपोज थीटा 1 है, सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी tan of theta 1।
तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली किसी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थीटा है इट कैन लेस देन 90 डिग्री और इट कैन इवन मोर देन 90 डिग्री। सो द थीटा कैन लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री। तो अगर थीटा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब आपको tan थीटा की वैल्यूज को भी 0 से 180 के बीच में कैलकुलेट करना पड़ सकता है। और इसके लिए हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था, कास्ट रूल। तो कास्ट रूल आपकी अगेन यहां मदद करेगा इस टॉपिक में जहां पे आपको किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया, इस बेसिस पे हम स्लोप की एक डेफिनेशन आपको लिख सकते हैं। क्या होगी स्लोप की डेफिनेशन? लिखिए आप लोग कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज द tan ऑफ द एंगल met by it with the positive direction of horizontal axis measured anti-clockwise. Okay, slope की definition के बाद let us take few examples to understand this slope very clearly. So यहाँ पर हमारे पास कुछ lines draw की गई हैं और मुझे इन lines का slope find करना है हर एक question में। So let us take the first one. यहाँ पे हमारे पास एक line है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री। हालांकि मैंने आपको बताया है कि स्लोप फाइंड करने के लिए हमें एंगल को एक सही तरीके से कैलकुलेट करना होता है, और वो सही तरीका क्या है कि वो एंगल मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मेजर करना होता है। सो सबसे पहले आपको वो एंगल कैलकुलेट करना होगा जिसकी मदद से हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और मैं कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी वो ये है। तो मुझे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे पेन की टिप को रख के ये एंगल मेजर करना है विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। उस 180 में से ये 120 है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर मैं इसे लाइन 1 बोल रहा हूं तो स्लोप ऑफ दिस लाइन 1 दैट इज m1। ध्यान रखेंगे स्लोप को हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो m1 विल बी इक्वल टू tan 60 और जो कि हो जाएगा यहां पे √3। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज √3। लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन। यहां पे जो लाइन है वो अगेन यहां पे आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री एंगल बना रही है, और वो आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अगेन हम कह सकते हैं कि जहां पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उससे ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन, और मुझे अपनी पेन की टिप को पॉजिटिव डायरेक्शन पे रखना है और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में फिर से एंगल को मेजर करें। और फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे, टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें से 45 डिग्री, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 135 डिग्री, और आपको 135 का tan लेना है। सो दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर मैं इसको लाइन 2 बोल रहा हूं तो स्लोप ऑफ दिस लाइन m2 विल बी इक्वल टू tan 135 डिग्री। और इसे हमने लेक्चर 2 में 90 डिग्री से बड़े एंगल्स पर वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा है। तो अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो लेक्चर 2 दैट इज बेस्ड ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 आप उसे देख सकते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री से बड़े एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूं, इट इज tan 180 माइनस 45 एंड दिस विल बी इक्वल टू tan 45, और इसके आगे हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता था, नेगेटिव होता था। सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन 2 इज माइनस ऑफ 1। क्लियर? ओके, लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट। यहां पे हमारे पास लाइन 3 है और मुझे इसका भी स्लोप फाइंड करना है। तो मैं कह सकता हूं, अगेन यहां पे हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का विथ एक्स एक्सिस वो ये रहा, और पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, और मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन से फिर से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में एंगल को मेजर करना है। सो दिस इज द एंगल दैट आई नीड फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप। By the same logic, I can say that this complete angle will be equal to 180 डिग्री, और मुझे उसमें से केवल इतना एंगल चाहिए, और अगर ये 30 है तो दिस विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू m3 एंड दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ 150 डिग्री, और आप इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच विल बी इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट है tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो द आंसर विल बी -1 बाय √3। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसी तरह से यहां पे हम कह सकते हैं कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री।
let me call this line to line 4. So the slope of this line is m4 which is equal to tan 30 degree और ये आपके पास आ जाएगा 1/√3. पांचवें क्वेश्चन की बात करें. देखिए पांचवें क्वेश्चन में जो लाइन आपको दी गई है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि थीटा यहाँ पे हम ले सकते हैं 0 डिग्री. और अगर आप 180 डिग्री भी बोलना चाहें तो 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा. सो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान रखना, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स स्लोप, अगर मैं इसे लाइन 5 बोलता हूं, सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 0. So it is a very important result that any line which is parallel to horizontal axis, its slope will be equal to 0. और एक आप और यहाँ पे पार्ट ऐड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई लाइन यहाँ पर तो क्या दे रखी थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल. अगर कोई लाइन आपके पास एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दे रखी है, हम कह सकते हैं ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री. सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू tan 90. और आपको पता है tan 90 कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी. सो यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0 हो जाएगा. और अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा. क्लियर? नोट करें इन सारे एग्जांपल्स को, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, तो स्क्रीन में आपको एक इमेज दिख रही है. उस इमेज में आपके पास देयर आर 4 केसेस. ये 4 केसेस ही आपको मेनली यूज होंगे फिजिक्स में स्लोप फाइंड करने के लिए. तो आप देख सकते हैं कि पहले केस में जो लाइन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री. और अगर आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा तो इस लाइन का स्लोप विल ऑलवेज बी द पॉजिटिव. ठीक है. वहीं अगर हम दूसरा केस देखें जिसमें लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मेजर करने के बाद, दैट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री. और अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री हुआ तो इसका tan क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव. तो द सेकंड केस में हमारे पास जो स्लोप आ रहा है, दैट स्लोप इज नेगेटिव. और जो थर्ड केस है उसमें लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. और मैंने बताया था कि अगर कोई भी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0. एंड द फोर्थ वन इज द लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड इट स्लोप विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. तो ये 4 केसेस ही मेनली आपको यूज होंगे. कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा, ये आपको तुरंत लाइन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए. ओके, चलिए कुछ अब आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ. ओके, अब हमें समझना है कि अगर हमारे पास किसी लाइन के 2 पॉइंट्स दिए जाएं, लाइन के 2 पॉइंट्स दिए जाने का मतलब है कि आपको उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं. तो अगर ऐसा है तो कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हम लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे. तो सपोज ये मेरे पास एक लाइन है विच इज इन XY प्लेन, और मुझे इस लाइन के 2 पॉइंट्स पता है. सपोज एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1, y1. So x1, y1 are the coordinates of point A, and the other point is B whose coordinates are x2, y2. तो हमें 2 पॉइंट दिए हैं और मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है. ओके, अगर मैं एक काम करूं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डॉटेड करके बनाया हुआ है. दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल. और सपोज दिस पॉइंट इज C. सो ABC इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, तो अगर मैंने tan थीटा फाइंड कर लिया, सो दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन AB. सो मुझे tan थीटा फाइंड करना है. और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि tan थीटा होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, tan थीटा इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस का अगर रेशियो ले लेंगे तो यू विल गेट द tan थीटा. अब परपेंडिकुलर कितना होगा, ये साइड कितनी होगी हमारे पास. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज y2 डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज y2, और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1. सो y2 में से, दिस इज द ऑरिजिन,
y2 में से अगर मैं y1 माइनस करूं, y2 में से y1 अगर माइनस कर दूंगा तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास होगी दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। और अगर इसी तरह से यहां पे हम देखें, अगर मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है दैट इज AC, सो दिस इज द x1 एंड दिस इज x2। तो अगर मुझे AC डिस्टेंस चाहिए तो AC डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, तो दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। क्लियर? तो मेरे पास BC भी है विच इज द परपेंडिकुलर, और मेरे पास AC भी है विच इज द बेस। क्लियर? तो अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं जो कि स्लोप के इक्वल होगा, सो क्या मिलेगा मुझे tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पे मेरे पास है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय बेस इज द x2 माइनस x1। सो अगर आपको लाइन का स्लोप फाइंड करना है जहां पे आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो यू कैन इजीली कैलकुलेटेड बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको स्लोप को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। क्लियर? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y2 माइनस y1 इज डेल्टा y, दैट इज चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ऑर्डर का ध्यान रखें, अगर ऊपर आप 2 में से 1 y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो नीचे भी आपको x2 माइनस x1 करना है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम कि ऊपर y2 माइनस y1 कर रहे हैं और नीचे x1 माइनस x2 कर रहे हैं। तो ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें, 2 माइनस 1 2 माइनस 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम इसका यूज करेंगे। एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, दो पॉइंट्स दिए होंगे और मुझे उस लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम 1, -1। द लाइन इज पासिंग फ्रॉम 1, -1 एंड -3, 2। सो आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप निकालने के लिए। ये रहा वो फॉर्मूला, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि इन दो पॉइंट से लाइन पास करेगी। अब यहाँ पे आप इन दो में से किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 अज्यूम कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे क्या मान सकते हैं x1 y1, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा x2 y2। तो ये आपकी मर्जी है, या आप इसे भी x1 y1 अज्यूम कर सकते थे, तो ये हो जाएगा आपका x2 y2। अब अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर का आपको विशेष ध्यान रखना है, 2 माइनस 1 तो नीचे भी 2 माइनस 1। तो y2 माइनस y1, तो y2 अगर आप कंपेयर करें तो y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास है -1। y2 माइनस y1 कितना है हमारे पास 2, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 और x1 आपके पास है -3। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपके पास हो जाएगा -3/4। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -3/4, यानी ये जो लाइन हमें दी गई है जो कि इन दो पॉइंट से पास करेगी, इसका स्लोप कितना होगा -3/4। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन हैं तो लाइंस को के स्लोप को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट उन्हें देख करके। सो कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस बाय जस्ट लुकिंग एट देम। कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है जब भी हम ग्राफिकल क्वेश्चन कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमें केवल और केवल लाइंस को देख के बताना होता है कि इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है। चलिए तो समझते हैं कि हम कैसे ऐसा कर पाएंगे। तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो उस लाइन की स्टीपनेस पर डिपेंड करता है। अब स्टीपनेस क्या है, स्टीपनेस को हम बोल सकते हैं हिंदी में ढलान। तो जिस लाइन की ढलान जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टीपनेस उतनी ज़्यादा होगी और उसका स्लोप भी उतना ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो स्टीपनेस है
जिसे हमने बोला ढलान, तो अगर स्टीपनेस ज़्यादा होगी इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और स्टीपनेस आप बड़ी इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं लाइन 1 और लाइन 2, तो किस केस में ढलान ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में ढलान जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसमें ढलान काफ़ी ज़्यादा है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉल अज्यूम करूँ और यहाँ भी एक बॉल अज्यूम करूँ और मैं इन्हें अलाउ करूँ फॉल होने के लिए, तो इस केस में जो बॉल है वो क्विकली फॉल करेगी क्योंकि इस केस में ढलान ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 में जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस किसकी ज़्यादा है? लाइन 1 की स्टीपनेस लाइन 2 से ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर मैं लाइन 3 और लाइन 4 में कंपेयर करूं तो लाइन 4 की जो स्टीपनेस है, जो ढलान है, वो ज़्यादा है किससे? लाइन 3 से। क्लियर है बात? चलिए, तो स्टीपनेस तो हमने समझ लिया। अब बात आती है यहाँ पे कि स्लोप की बात करते हैं। यहाँ पे स्लोप का साइन कैसा होगा यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पहले दो ऑप्शंस की बात करें, लाइन 1 और लाइन 2 की, तो इनमें जो वो एंगल बनाएंगे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो एंगल कैसा होगा? वो दिस एंगल विल बी less than 90 degree. So in both of these two cases, the angle made by the lines are less than 90 degree. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्लोप m1 ले लेते हैं, इसका स्लोप m2 ले लेते हैं, तो both m1 and m2 will be positive. दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन चूंकि इस लाइन की स्टीपनेस ज़्यादा है तो m1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी m2 से, क्योंकि स्टीपनेस हमने देख लिया है, समझ लिया है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं लाइन 3 और लाइन 4 के बारे में। तो लाइन 3 का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल ये बना रहा है, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, दैट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। और सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, जो एंगल है इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो इन दोनों लाइंस का स्लोप कैसा होगा? अगर इसका स्लोप m3 में एज्यूम करूं, इसका m4 एज्यूम करूं, तो बोथ m3 एंड m4 विल बी नेगेटिव। क्लियर? लेकिन मैं यहां पे अगेन इनके मैग्नीट्यूड्स, स्लोप के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे मॉडुलस लगा दूं, मॉडुलस लगाने का मतलब मुझे यहां पे नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है, मुझे केवल और केवल मैग्नीट्यूड्स को देखना है, स्लोप्स के मैग्नीट्यूड को समझना है। तो स्टीपनेस किसकी ज़्यादा है? स्टीपनेस ज़्यादा है इस लाइन 4 की। आप देख सकते हैं इसकी ढलान ज़्यादा है और इसकी ढलान कम है। तो अगर इसकी ढलान ज़्यादा है इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा होगा। सो आई कैन से दैट कि m4 विल बी ग्रेटर देन m3। हालांकि दोनों नेगेटिव होंगे लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए, तो इतना नोट कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लाइंस के स्लोप को मैच करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइंस हैं और यहाँ पे हमारे पास स्लोप्स की कुछ वैल्यूज़ हैं और मुझे लाइन के को उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप से मैच करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है कि स्लोप कब पॉजिटिव होता है, स्लोप कब नेगेटिव होता है, और साथ ही साथ स्टीपनेस जितनी ज़्यादा होगी स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ज़्यादा होगा। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, लाइन जो ए है, आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, दैट एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्री। सो अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है इसका मतलब इसका स्लोप कैसा होगा? इसका जो स्लोप होगा इट विल बी नेगेटिव। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन है जो कि हमारे पास डी में दे रखी है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर भी जो लाइन है उसका जो एंगल होगा इट विल बी मोर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे ए में और डी में जो लाइंस हमें दिखाई गई हैं, इन दोनों लाइंस का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये वाली लाइन है इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, इस लाइन की स्टीपनेस ज़्यादा है इस लाइन से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एम ए एंड एम डी दे बोथ विल बी नेगेटिव, बट मॉड ऑफ एम ए विल बी मोर देन मॉड ऑफ एम डी, क्योंकि इसकी स्टीपनेस क्या है? ज़्यादा है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो जिसमें से जो ए होगा, ए की मैचिंग हो जाएगी आर से क्योंकि इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, और जो डी है उसकी मैचिंग हो जाएगी एस से। क्लियर?
वहीं अगर मैं बात करूं बी और सी में, तो बी और सी में दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जो स्लोप होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो इन दोनों केसेस में हम कह सकते हैं इन दोनों का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा इन दोनों का। अब देखिए स्टीपनेस किसकी ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टीपनेस है वो सी की स्टीपनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द लाइन इन बी। तो सी की स्टीपनेस ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो सी की मैचिंग होगी वो किससे होगी, सी की मैचिंग होगी क्यू से, और बी की मैचिंग होगी पी से। सो व्हाट आर द आंसर्स, ए मैच कर रहा है आपके पास आर से, बी मैच कर रहा है आपके पास पी से, सी मैचेस विथ Q and D matches with S. So these are the answers. I hope आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिए जब हम लाइन की बात कर रहे होते हैं तो जो लाइन होती है, लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पर बात करें, A, B, C और एनी अदर पॉइंट, लाइन ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्लोप। लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का कोई इरेगुलर कर्व दिया जाए तो ऐसे केसेस में द कर्व हैज़ नो कांस्टेंट स्लोप। कर्व का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए पर इस कर्व का स्लोप कुछ होगा, पॉइंट बी पर कुछ और होगा, सी पर कुछ और होगा। सो इस तरह के जो इरेगुलर कर्व होंगे उनका जो स्लोप होगा वो क्या हो रहा होगा, वो कीप्स ऑन चेंजिंग। वहीं लाइन का जो स्लोप होता है, लाइन हैज अ फिक्स्ड स्लोप। सो लाइन की एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि लाइन इज अ कर्व विच हैज अ कांस्टेंट और फिक्स्ड स्लोप। ओके, अब मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का कोई इरेगुलर कर्व है और मुझे इसका स्लोप बताना है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह का जो कर्व होगा उसका स्लोप लगातार चेंज होगा। तो अगर लगातार स्लोप चेंज हो रहा है तो आपको हमेशा जब भी स्लोप पूछा जाएगा तो आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप पूछा जाएगा। जैसे ए पर स्लोप बताइए, बी पर स्लोप बताइए। तो अगर मान लीजिए मुझे ए पर स्लोप फाइंड करना है तो किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो अगर मुझे ए पर स्लोप फाइंड करना है तो मुझे इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा इस तरीके से। और टेंजेंट का मतलब आप सभी समझते हैं, द लाइन that touches the curve at just one point। तो यहां पर इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस कर्व का स्लोप होगा एट पॉइंट ए। क्लियर? उसी तरीके से अगर मुझे बी पे स्लोप फाइंड करना है तो मैं बी पे इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और जो भी स्लोप इस लाइन का होगा वही इस कर्व का स्लोप होगा एट पॉइंट बी, एंड सिमिलर इज द केस विथ सी। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर किसी कर्व का आपको स्लोप फाइंड करना है तो आपको जिस भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है उस पॉइंट पर उस कर्व के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और टेंजेंट एक लाइन होगी और लाइन का स्लोप निकालना आप सभी को आता है। आपको करना क्या होगा, आपको इस लाइन का थीटा देखना होगा कि थीटा कितना है और tan थीटा ले लेंगे और वही क्या हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई इरेगुलर कर्व है तो आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी नॉन लीनियर कर्व के स्लोप को और अच्छे से समझने के लिए कुछ यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं। इन सारे एग्जांपल्स में आपको केवल ये बात बतानी है कि जो कर्व है उसका स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या वो लगातार इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, ये सब सारी बातें आपको बतानी है इन एग्जाम्पल्स में। तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो अगर आपको ये चेक करना है कि इस दिए हुए कर्व का स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस कर्व पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। एक मैंने ए कंसीडर कर लिया और एक बी कंसीडर कर लीजिए, और बेटर होगा कि आप उन्हें थोड़ा दूर दूर लिखें ताकि आप उनके जो स्लोप्स हैं उनको अच्छे से कंपेयर कर पाएँ। तो थोड़ा आप दूर दूर इनको ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे कर्व का स्लोप फाइंड करना है तो मुझे उसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। तो मैं यहाँ पर ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और एक टेंजेंट में बी पर ड्रॉ करूँगा। ये
एक बात आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो ए है, टेंजेंट एट ए, उसकी स्टीपनेस काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट एट बी। तो अगर यहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्टीपनेस कम है, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा हूँ तो जो टेंजेंट है उसकी स्टीपनेस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्टीपनेस है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब स्लोप भी लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। तो पहले पार्ट में जो कर्व का स्लोप है इट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, और यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखें तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में एक बात कॉमन है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां भी y इंक्रीज हो रहा है x के इंक्रीज होने के साथ में, और यहां पर भी y इंक्रीज हो रहा है x के इंक्रीज होने के साथ में। तो इन बोथ ऑफ दिस टू केसेस y इज इंक्रीजिंग। लेकिन स्लोप की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहां पे इस कर्व में 2 पॉइंट फिर से कंसीडर करूं, एक मैं आपको a ले रहा हूं और एक b ले रहा हूं, और फिर से अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ए पर जो टेंजेंट होगी वो ऐसी होगी और बी पर जो टेंजेंट होगी वो ऐसी होगी। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ए की जो टेंजेंट है, ए पर जो टेंजेंट है उसकी स्टीपनेस ज्यादा है और इसकी स्टीपनेस क्या हो गई, कम हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं टेंजेंट की जो स्टीपनेस है वो कम होती जा रही है। तो स्टीपनेस यहां पे कम होती जा रही है, स्टीपनेस डिक्रीजिंग, एंड देयरफॉर स्लोप इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो सेकेंड पार्ट में जो स्लोप है कर्व का वो लगातार घटता जा रहा है। तीसरे में आते हैं। तो तीसरे में आप देख सकते हैं कि y डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, है ना, x के इंक्रीज होने के साथ में y जो है लगातार घटता जा रहा है। अगर स्लोप की बात करें तो ये पॉइंट अगर मेरा a है, ये पॉइंट अगर b है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो ऐसी होगी और यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो ऐसी होगी। तो स्टीपनेस शुरुआत में ज़्यादा है, स्टीपनेस बाद में कम है। तो फिर से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्टीपनेस है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना मेरा हमेशा इंटरेस्ट स्लोप के मैग्नीट्यूड में होगा। साइन तो हम वैसे भी बता सकते हैं ये समझ के कि एंगल 90 डिग्री से छोटा है या एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि जो टेंजेंट हैं उनका स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि जो एंगल वो फॉर्म करेंगे दिस एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्री। तो दोनों का स्लोप नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो स्लोप है वो भी लगातार क्या होगा, डिक्रीजेस, क्योंकि स्टीपनेस घटती जा रही है। फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ में भी आप देख सकते हैं y जो है वो x के बढ़ने के साथ साथ y घटता जा रहा है। और अगर मैं स्लोप की बात करूं तो शुरुआत में टेंजेंट ऐसी है और बाद में टेंजेंट ऐसी है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस शुरुआत में कम है, स्टीपनेस बाद में ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो स्टीपनेस है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगेन मैं यहाँ पे मॉड लगा देना चाहता हूँ कि मैं स्लोप के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। और इन ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि कर्व के दो पार्ट हैं। अगर मैं नेमिंग करूँ A, B और C, A से B रीजन में जो y है वो घटता जा रहा है और B से C रीजन में y इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शुरुआत में जो टेंजेंट होगी वो ऐसी होगी और फिर टेंजेंट ऐसी हो जाएगी और फिर टेंजेंट वापस से ऐसी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टीपनेस है, पहले स्टीपनेस ज़्यादा है, फिर स्टीपनेस 0 हो गई और फिर वापस से स्टीपनेस 0 से बढ़ के कुछ हो गई। तो जो स्टीपनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टीपनेस जो है वो पहले क्या हो रही है, पहले घट रही है, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। समझ पा रहे हैं ना? स्टीपनेस शुरुआत में देखिए है, बाद में कितनी हो गई, 0। इसका मतलब स्टीपनेस पहले घट रही है, लगातार घटती जा रही है स्टीपनेस, लेकिन बाद में क्या हो रही है, स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। तो स्लोप के साथ भी ऐसे होगा। इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा, स्टीपनेस की बात करूं या स्लोप की बात करूं, दोनों क्या हो जाएगा, सेम, कि शुरुआत में स्लोप घटता जा रहा है और बाद में स्लोप बढ़ता जा रहा है। अगेन मैं मॉड लगा दूं और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां भी हम ग्राफ को 2 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, A, B एंड C। A से B में y इंक्रीज कर रहा है, B से C में y डिक्रीज कर रहा है। और स्लोप की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में जो टेंजेंट होगी ऐसी होगी, बाद में टेंजेंट
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और देन वो ऐसी हो जाएगी। तो अगेन आप देख सकते हैं कि शुरुआत में स्टीपनेस कुछ है, जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं स्टीपनेस घटते 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 जीरो हो जाएगी और फिर वापस से स्टीपनेस बढ़ेगी। इसका मतलब यहां पे भी हम कह सकते हैं कि जो स्टीपनेस है वो पहले क्या कर रही है, डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो स्टीपनेस पहले डिक्रीज कर रही है और फिर इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब स्लोप के साथ भी यही होगा। अगेन मॉड लगा दीजिए। तो स्टीपनेस जिस तरीके से वेरी करेगी उसी तरीके से स्लोप भी वेरी करेगा। स्टीपनेस ज़्यादा होगी तो स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें नॉन लीनियर कर्व हमें दिए गए थे और हमने देखा कि उन नॉन लीनियर कर्व में स्लोप का वेरिएशन किस तरीके से होगा। और बच्चों यकीन करिए कि इस तरह की जो सिचुएशंस हैं फिजिक्स में आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस इनकाउंटर करनी पड़ सकती है। तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।